दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर तेजी से बदल रही है। पश्चिम बंगाल में स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे सामरिक हलकों में चिकन नेक कहा जाता है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे संवेदनशील बिंदु माना जाता है। न्यूनतम 22 किलोमीटर चौड़ा यह गलियारा भारत के उत्तर पूर्वी 7 राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। ऊपर चीन का तिब्बत क्षेत्र, पास में चुंबी घाटी और नीचे बांग्लादेश। यही वह भूगोल है जिसने दशकों तक भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान को सतर्क रखा। अब बांग्लादेश की नई सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि इस क्षेत्र में सुरक्षा और कनेक्टिविटी सहयोग को अभूतपूर्व स्तर तक ले जाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के समानांतर बांग्लादेशी क्षेत्र में विशेष सामरिक कनेक्टिविटी जोन पर चर्चा हुई है, जिससे भारत को अतिरिक्त रणनीतिक गहराई मिल सकती है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो प्रभावी चौड़ाई 22 किलोमीटर से बढ़कर लगभग 60 किलोमीटर के बराबर सामरिक सुरक्षा कवच में बदल सकती है। इसका मतलब यह होगा कि किसी भी संभावित सैन्य दबाव की स्थिति में भारत के पास बेहतर लॉजिस्टिक मूवमेंट, वैकल्पिक सड़क और रेल नेटवर्क तथा संयुक्त सुरक्षा समन्वय का विकल्प होगा। यह क्षेत्र केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर पूर्व के राज्यों में औद्योगिक आपूर्ति, ईंधन, खाद्य रसद और नागरिक यातायात इसी कॉरिडोर से होकर गुजरता है। रणनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पिछले दशक में चीन ने तिब्बत और चुंबी घाटी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास किया है। सड़कों, सुरंगों और रेल संपर्क ने उसकी सैन्य गतिशीलता बढ़ाई है। इसी पृष्ठभूमि में भारत बांग्लादेश सुरक्षा सहयोग का यह नया संकेत क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। नई दिल्ली की प्राथमिकता स्पष्ट है, उत्तर पूर्व का संकट रोधी होनी चाहिए। बांग्लादेश के लिए यह कदम आर्थिक अवसर भी खोल सकता है। संयुक्त अवसंरचना, सीमा प्रबंधन और लॉजिस्टिक कॉरिडोर से व्यापार में वृद्धि संभावित है। भारत पहले से ही बांग्लादेश का बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ऊर्जा, रेल, सड़क तथा बंदरगाह कनेक्टिविटी में निवेश कर रहा है। यदि सामरिक गहराई का प्रस्ताव औपचारिक समझौते में बदलता है तो यह दक्षिण एशिया में सहयोग आधारित सुरक्षा मॉडल का उदाहरण बन सकता है। स्पष्ट है कि यह केवल भूगोल का सवाल नहीं है बल्कि रणनीतिक सोच का परिवर्तन है। भारत लंबे समय से अपनी संवेदनशील सीमाओं को बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचे से सुरक्षित करने की दिशा में काम कर रहा है। बांग्लादेश के साथ बढ़ता सहयोग इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले महीनों में आधिकारिक घोषणाएं और तकनीकी विवरण तय करेंगे कि यह पहल किस रूप में जमीन पर उतरती है। अगर आपको इस तरह का सीधा तथ्य आधारित विश्लेषण पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की स्पष्ट जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दक्षिण एशिया की सामरिक गणित में सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता कोई नई खोज नहीं है। भारतीय सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और थिंक टैंक लंबे समय से इस 22 किलोमीटर की न्यूनतम चौड़ाई वाले गलियारे को संभावित संकट बिंदु मानते रहे हैं। यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में स्थित है और यही वह एकमात्र स्थल मार्ग है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को मुख्य भारत से जोड़ता है। यदि किसी भी कारण से यह मार्ग अवरुद्ध होता है तो नागरिक आपूर्ति, सैन्य रसद और रणनीतिक गतिशीलता पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए पिछले दशक में भारत ने इस क्षेत्र में बहुलेयर से सुरक्षा ढांचा तैयार किया है, जिसमें अतिरिक्त सड़क नेटवर्क, रेलवे लाइन दोहरीकरण, वायुसेना के अग्रिम ठिकानों का सुदृढ़ीकरण और ब्रह्मोस जैसी सामरिक संपत्तियों की तैनाती शामिल है। रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक चर्चा चुंबी घाटी की होती है। यह वह त्रिकोणीय क्षेत्र है जहां चीन का तिब्बत क्षेत्र भारत और भूटान के बीच नीचे की ओर उतरता है। 2017 का डोकलाम गतिरोध इसी भूगोल के कारण महत्वपूर्ण बना था। यदि किसी संघर्ष की स्थिति में चीन दक्षिण की ओर प्रगति करता है तो उसकी दिशा सैद्धांतिक रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव बनाने की हो सकती है। हालांकि यह केवल सैन्य मानचित्र की संभावना है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा में संभावनाएं ही रणनीति तय करती हैं। इसी कारण भारत ने डोकलाम के बाद से पूर्वी कमान की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अब बांग्लादेश के साथ संभावित सामरिक सहयोग की चर्चा इस समीकरण में नया आयाम जोड़ती है। यदि ढाका और नई दिल्ली के बीच सहमति बनती है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के समानांतर बांग्लादेशी भूभाग में एक समन्वित अवसंरचना नेटवर्क विकसित किया जाएगा, तो इसका सीधा अर्थ यह होगा कि भारत के पास वैकल्पिक रसद गहराई उपलब्ध होगी। यह क्षेत्र भारतीय संप्रभुता के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि पारस्परिक समझौते के आधार पर लॉजिस्टिक और सुरक्षा समन्वय की अनुमति होगी। इसका मॉडल यूरोप में देखे गए ट्रांजिट एग्रीमेंट्स या दक्षिण पूर्व एशिया के बहुपक्षीय कॉरिडोर ढांचे जैसा हो सकता है। इस प्रस्ताव के 3 प्रमुख आयाम सामने आते हैं।
पहला, अवसंरचना। यदि बांग्लादेश अपने उत्तरी जिलों में उच्च क्षमता वाली सड़क और रेलवे संपर्क को भारतीय नेटवर्क से जोड़ने की अनुमति देता है तो यह उत्तर पूर्व के लिए समय और दूरी दोनों घटाएगा। दूसरा, संयुक्त सीमा प्रबंधन। यदि दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियां साझा समन्वय तंत्र बन आती हैं तो अवैध गतिविधियों, तस्करी और उग्रवादी आवाजाही पर नियंत्रण मजबूत होगा। तीसरा, आर्थिक एकीकरण। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, ऊर्जा ट्रांसमिशन और औद्योगिक निवेश में वृद्धि संभव है। चीन के संदर्भ में इस विकास को देखा जा रहा है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि चीन और बांग्लादेश के संबंध बहुआयामी हैं। बीजिंग ने ढाका में अवसंरचना, ऊर्जा और रक्षा उपकरणों में निवेश किया है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था निर्यात उन्मुख है और उसे बहुस्तरीय साझेदारों की आवश्यकता है। ऐसे में यदि ढाका नई दिल्ली के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह किसी एक पक्ष को छोड़ रहा है, बल्कि यह संतुलन की नीति हो सकती है जिसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखा जाता है। भारत की दृष्टि से यह पहल एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीति का विस्तार मानी जाएगी। उत्तर पूर्व को लंबे समय तक भौगोलिक अलगाव का सामना करना पड़ा है। यदि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के समानांतर सुरक्षित संपर्क विकसित होता है तो निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, लॉजिस्टिक लागत घटेगी और क्षेत्रीय औद्योगिकीकरण को गति मिल सकती है। सैन्य दृष्टि से देखें तो बहुरूट लॉजिस्टिक्स आधुनिक युद्ध सिद्धांत का मूल तत्व है। किसी भी देश की सुरक्षा केवल सैनिक संख्या से नहीं बल्कि सप्लाई लाइन की स्थिरता से तय होती है। यदि एक मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो दूसरा सक्रिय होना चाहिए। इसी सिद्धांत पर आधारित यह संभावित व्यवस्था उत्तर पूर्व में तैनात सैन्य संरचना को अतिरिक्त आश्वासन दे सकती है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर अभी विस्तृत समझौते की पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था के लिए कानूनी, संवैधानिक और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर गहन बातचीत आवश्यक होगी। बांग्लादेश की घरेलू राजनीति भी महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता न हो और जनमत उसके साथ हो। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की बात करें तो दक्षिण एशिया में प्रतिस्पर्धा और सहयोग साथ साथ चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले वर्षों में सीमा समझौते, ऊर्जा ग्रिड कनेक्शन और नदी जल बंटवारे पर प्रगति हुई है। यदि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के समानांतर रणनीतिक गहराई का मॉडल आकार लेता है तो यह उस विश्वास का विस्तार होगा जो दोनों देशों ने हाल के वर्षों में विकसित किया है। निष्कर्ष स्पष्ट है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर केवल 22 किलोमीटर की जमीन नहीं बल्कि भारत की उत्तर पूर्वी सुरक्षा का धुरी बिंदु है। यदि इसकी प्रभावी चौड़ाई सहयोग के माध्यम से बढ़ती है तो यह भू राजनीतिक स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। लेकिन अंतिम परिणाम आधिकारिक दस्तावेजों, द्विपक्षीय वार्ताओं और जमीनी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह पहल दक्षिण एशिया की रणनीतिक संरचना को किस हद तक बदलती है। उत्तर पूर्व भारत की कनेक्टिविटी का प्रश्न केवल सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक हलकों में जिस वैकल्पिक संपर्क मॉडल की चर्चा तेज हुई है वह है हिली-तुरा कॉरिडोर। यह प्रस्तावित मार्ग पश्चिम बंगाल के हिली क्षेत्र को बांग्लादेश के भीतर से होते हुए मेघालय के तुरा से जोड़ने की अवधारणा पर आधारित है। वर्तमान व्यवस्था में यदि कोलकाता या दक्षिण बंगाल से मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम तक भारी लॉजिस्टिक मूवमेंट करना हो तो पूरा यातायात सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर गुजरता है। दूरी अधिक, समय अधिक और संवेदनशीलता अधिक। यदि हिलीतुरा जैसा सीधा मार्ग सक्रिय होता है तो दूरी नाटकीय रूप से घट सकती है। रणनीतिक दृष्टि से इसका अर्थ होगा कि उत्तर पूर्व तक पहुंचने का दूसरा स्थलीय विकल्प उपलब्ध होगा। सैन्य सिद्धांत कहता है कि किसी भी संवेदनशील क्षेत्र के लिए रिडंडेंसी यानी वैकल्पिक मार्ग अनिवार्य होते हैं। एकमात्र सप्लाई लाइन हमेशा जोखिम में रहती है। यदि सिलीगुड़ी कॉरिडोर किसी प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या सुरक्षा संकट के कारण बाधित हो जाता है तो तत्काल विकल्प की आवश्यकता होती है। भारत ने वायुसेना के एयरलिफ्ट, ब्रह्मपुत्र नदी के जलमार्ग और पूर्वी तट के समुद्री रूट जैसे विकल्प विकसित किए हैं, लेकिन भारी सैन्य उपकरण, टैंक, तोपखाना और बड़े पैमाने पर रसद के लिए स्थलीय मार्ग सबसे विश्वसनीय माना जाता है। इसीलिए हिलीतुरा जैसे प्रस्ताव को केवल व्यापारिक नहीं बल्कि सामरिक बैकअप के रूप में देखा जा रहा है। आर्थिक आयाम भी उतने ही महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्वी राज्यों की औद्योगिक क्षमता लंबे समय तक परिवहन लागत के कारण सीमित रही है। यदि बांग्लादेश के माध्यम से छोटा और सीधा मार्ग मिलता है तो कोलकाता और हल्दिया जैसे बंदरगाहों से माल की ढुलाई सस्ती और तेज हो सकती है। इससे त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों में विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और ऊर्जा परियोजनाओं को गति मिल सकती है। बांग्लादेश स्वयं भी ट्रांजिट शुल्क, लॉजिस्टिक पार्क,
और वेयर हाउसिंग से राजस्व कमा सकता है। इस प्रकार यह व्यवस्था एक तरफा नहीं बल्कि पारस्परिक लाभ पर आधारित हो सकती है। रणनीतिक संतुलन के स्तर पर यह भी देखा जा रहा है कि चीन ने पिछले दशक में दक्षिण एशिया में बंदरगाह, सड़क और ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति मजबूत की है। पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा और बांग्लादेश में चिटगांव सहित कई परियोजनाओं में चीनी निवेश है। हालांकि हर परियोजना का उद्देश्य सैन्य नहीं होता, लेकिन सुरक्षा विश्लेषक किसी भी बड़े अवसंरचना निवेश को संभावित रणनीतिक प्रभाव के साथ देखते हैं। ऐसे में यदि भारत और बांग्लादेश मिलकर बहुमार्गीय संपर्क ढांचा तैयार करते हैं तो यह क्षेत्रीय संतुलन में नई परत जोड़ सकता है। कूटनीतिक दृष्टि से यह पहल विश्वास निर्माण का संकेत होगी। भारत और बांग्लादेश ने पहले भी जटिल मुद्दों का समाधान किया है, जैसे भूमि सीमा समझौता, सीमा प्रबंधन सहयोग और ऊर्जा ग्रिड कनेक्टिविटी। यदि ट्रांजिट और सामरिक गहराई पर औपचारिक सहमति बनती है तो यह दोनों देशों के बीच भरोसे के उच्च स्तर को दर्शाएगा। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि किसी भी समझौते के लिए बांग्लादेश के भीतर राजनीतिक सहमति आवश्यक होगी। घरेलू विपक्ष, संप्रभुता के प्रश्न और जनमत ऐसे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। सुरक्षा ढांचे की बात करें तो संभावित मॉडल संयुक्त समन्वय तंत्र पर आधारित हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई देश दूसरे की भूमि पर नियंत्रण स्थापित करेगा, बल्कि यह तय नियमों, समयबद्ध अनुमति और पारदर्शी निगरानी के तहत लॉजिस्टिक आवाजाही का ढांचा हो सकता है। सीमा सुरक्षा बलों के बीच संचार, इंटेलिजेंस साझेदारी और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे उपाय इसमें शामिल हो सकते हैं। आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन केवल सैनिक तैनाती पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि तकनीकी निगरानी, डेटा विश्लेषण और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता पर आधारित होता है। जिसके बाद आप देख सकते हैं, आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन केवल सैनिक साझेदारी और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे उपाय इसमें शामिल हो सकते हैं। आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन केवल सैनिक तैनाती पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि तकनीकी निगरानी, डेटा विश्लेषण और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता पर आधारित होता है। आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन केवल 2 परिभाषित तारों के बाद देख सकते हैं और साझेदारी के सभी प्रतिक्रिया कर रहेंगे। यदि प्रभावी चौड़ाई और वैकल्पिक मार्ग दोनों सक्रिय होते हैं तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की एकमात्र निर्भरता की धारणा कमजोर होगी। यह परिवर्तन मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी संभावित प्रतिद्वंद्वी के लिए दबाव और एक तरह से अति सभी को बड़ा पर सवाल के लिए कि रणनीति तब कारगर होती है जब लक्ष्य के पास सीमित विकल्प हो। विकल्प बढ़ने का अर्थ है जोखिम का विभाजन। विशेषज्ञ यह भी इंगित करते हैं कि उत्तर पूर्व में स्थिरता केवल सैन्य सुरक्षा से नहीं आएगी। आर्थिक एकीकरण, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे का विस्तार दीर्घकालिक शांति के कारक हैं। यदि नई कनेक्टिविटी से क्षेत्रीय व्यापार बढ़ता है तो स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे सामाजिक असंतोष कम हो सकता है। हालांकि अभी तक इन प्रस्तावों पर आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं है। अधिकांश जानकारी कूटनीतिक संकेतों और रणनीतिक विश्लेषणों पर आधारित है। अंतिम निर्णय द्विपक्षीय वार्ता, तकनीकी सर्वेक्षण और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद ही सामने आएगा। यह भी संभव है कि समझौता चरणबद्ध तरीके से लागू हो, पहले व्यापारिक ट्रांजिट, फिर सीमित सामरिक उपयोग और अंततः पूर्ण लॉजिस्टिक एकीकरण। निष्कर्ष स्पष्ट है, यदि हिलीतुरा जैसा वैकल्पिक मार्ग सक्रिय होता है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अतिरिक्त सामरिक गहराई मिलती है तो उत्तर पूर्व की सुरक्षा संरचना बहुस्तरीय हो जाएगी। यह परिवर्तन केवल एक भूभाग का विस्तार नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच का पुनर्संतुलन होगा। आने वाले समय में आधिकारिक घोषणाएं तय करेंगी कि यह परिकल्पना व्यवहार में किस रूप में उतरती है। दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर को समझने के लिए भारत, बांग्लादेश, चीन त्रिकोण को एक साथ देखना होगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर और संभावित वैकल्पिक संपर्क व्यवस्थाओं की चर्चा केवल द्विपक्षीय नहीं, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय संतुलन का हिस्सा है। चीन ने पिछले 1 दशक में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और विशेष रूप से चुंबी घाटी के आसपास सड़क, रेल और एयरफील्ड अवसंरचना को उन्नत किया है। यह विकास आधिकारिक रूप से आर्थिक और प्रशासनिक बताया जाता है, लेकिन किसी भी सीमावर्ती अवसंरचना का सुरक्षा आयाम स्वतः जुड़ जाता है। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने पूर्वी सेक्टर में अपनी तैनाती, सड़क निर्माण और वायु परिचालन क्षमता बढ़ाई है। डोकलाम 2017 के बाद से यह स्पष्ट हुआ कि भारत अपनी सामरिक चिंताओं को लेकर सक्रिय रुख अपनाने को तैयार है। उस गतिरोध ने यह दिखाया कि भूटान तिब्बत भारत त्रिकोण में छोटी सी भू आकृति भी बड़े सामरिक परिणाम पैदा कर सकती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की निकटता इस पूरे क्षेत्र को अतिरिक्त संवेदनशील बनाती है। इसलिए यदि भारत और बांग्लादेश मिलकर बहुस्तरीय कनेक्टिविटी और सुरक्षा समन्वय विकसित करते हैं तो यह केवल लॉजिस्टिक सुविधा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक निवारक रणनीति का हिस्सा होगा। एक बांग्लादेश की स्थिति विशिष्ट है।
वह भौगोलिक रूप से भारत से 3 ओर से घिरा है और चौथी ओर बंगाल की खाड़ी है। उसकी अर्थव्यवस्था निर्यात उन्मुख है, विशेषकर वस्त्र उद्योग पर आधारित। उसे बंदरगाह, ऊर्जा और परिवहन अवसंरचना में निरंतर निवेश की आवश्यकता है। चीन ने इस क्षेत्र में निवेश किया है। भारत ने भी रेल, बिजली और सड़क परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाया है। ऐसे में ढाका का दृष्टिकोण बहुध्रुवीय साझेदारी का हो सकता है। यदि वह नई दिल्ली के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाता है तो यह आवश्यक नहीं कि वह बीजिंग से दूरी बना रहा हो। ऐसे में ढाका का दृष्टिकोण आरोप लगदार इनको 10 कर दिया है। यहां पर 1 साल के बाद देख सकते हैं जो कार में ही बड़ी रैली से इनको 10 कर दिया है। 263 धारा की पार्ट हो सकता है। ऐसे में ढाका का दृष्टिकोण से दूरी बना रहा हो जो कार में ही डालकर 10 साल के बारे 18 की बढ़ा रही है, जिसके बाद देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि बढ़ारा के साथ हिया हो सकता है। यही 1 साल की कोई भी 10 साल की 12 साल की बढ़ारा के साथ हिया हो सकता है। आरोप लगदार के साल के साथ धारका से दूरी बना रहा हो जो सार धारका से कोई बढ़ा रहा हो सकता है और दोनों से कार में, बल्कि यह संतुलित विदेश नीति का संकेत हो सकता है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियां उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने पर केंद्रित हैं। त्रिपुरा के रास्ते बांग्लादेशी बंदरगाहों तक पहुंच, मेघालय के लिए शॉर्ट रूट और असम के लिए जलमार्ग संपर्क, ये सभी प्रयास उत्तर पूर्व को मुख्य आर्थिक प्रवाह से जोड़ने के लिए है। यदि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की प्रभावी सुरक्षा गहराई बढ़ती है और वैकल्पिक मार्ग विकसित होते हैं तो यह नीतिगत लक्ष्य को मजबूत करेगा। सुरक्षा दृष्टिकोण से 3 प्रमुख प्रभाव संभावित हैं। पहला, निवारक प्रभाव। जब किसी क्षेत्र की सप्लाई लाइन बहुस्तरीय और संरक्षित हो जाती है तो उस पर दबाव बनाने की रणनीति कम प्रभावी होती है। दूसरा, प्रतिक्रिया क्षमता। बहु रूट नेटवर्क संकट की स्थिति में तेज तैनाती की अनुमति देता है। तीसरा, मनोवैज्ञानिक स्थिरता। उत्तर पूर्वी राज्यों में यह संदेश जाता है कि उनका संपर्क सुरक्षित और अस्थायी है। पाकिस्तान के संदर्भ में यह विकास प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है। यदि बांग्लादेश और भारत के बीच सुरक्षा सहयोग मजबूत होता है तो दक्षिण एशिया में इस्लामाबाद की कूटनीतिक गुंजाइश सीमित हो सकती है। हालांकि यह पूरी तरह ढाका की आंतरिक राजनीति और उसकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह पहल ध्यान आकर्षित करेगी। अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ दक्षिण एशिया में स्थिरता और खुली कनेक्टिविटी का समर्थन करते रहे हैं। यदि भारत बांग्लादेश सहयोग से क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत होती हैं तो इसे व्यापक इंडो पैसिफिक ढांचे में सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। लेकिन अलग-अलग पर के साथ ही साथ 2 दार्जिन 19 ईसी आरती 7 तो यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी सामरिक समझौते के लिए कानूनी ढांचा, पारदर्शिता और चरणबद्ध क्रियान्वयन आवश्यक है। संयुक्त निगरानी तंत्र, डिजिटल परमिट सिस्टम और सीमा समन्वय प्रोटोकॉल के बिना ऐसी व्यवस्था टिकाऊ नहीं होगी। समग्र तस्वीर यह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता ने दशकों तक भारतीय रणनीतिक सोच को प्रभावित किया। यदि अब सहयोग आधारित मॉडल से इसकी प्रभावी सुरक्षा बढ़ती है और वैकल्पिक संपर्क बनते हैं तो दक्षिण एशिया की भू राजनीति में स्थिरता की नई परत जुड़ सकती है। अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक समझौतों और जमीनी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा, लेकिन संकेत स्पष्ट हैं। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी अब केवल आर्थिक विषय नहीं बल्कि सामरिक संरचना का केंद्रीय तत्व बन चुकी है। अब पूरे परिदृश्य को अंतिम रूप से समझना जरूरी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसकी न्यूनतम चौड़ाई लगभग 22 किलोमीटर मानी जाती है, दशकों से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषण का केंद्रीय बिंदु रहा है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा स्थलीय रूप से इसी गलियारे के माध्यम से मुख्य भारत से जुड़े हैं। इस भूगोल ने हमेशा रणनीतिक योजना को प्रभावित किया है। यदि इस संरचना में सहयोग आधारित सामरिक गहराई और वैकल्पिक संपर्क जुड़ते हैं तो इसका प्रभाव केवल सैन्य तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर तक पहुंचेगा। दीर्घकालिक प्रभाव का पहला आयाम आर्थिक है। उत्तर पूर्व लंबे समय तक परिवहन लागत, सीमित औद्योगिक निवेश और बाजार तक दूरी की समस्या से जूझता रहा है। यदि बांग्लादेश के माध्यम से शॉर्ट रूट लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित होते हैं तो कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों से माल की आवाजाही तेज और सस्ती हो सकती है। इससे क्षेत्रीय उद्योगों, विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, सीमेंट, स्टील वितरण और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में विस्तार संभव है। त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों के लिए यह बदलाव निर्णायक हो सकता है। दूसरा आयाम सुरक्षा स्थिरता है। आधुनिक रणनीति में बहु-स्तरीय संपर्क और वैकल्पिक सप्लाई लाइन निवारक शक्ति का हिस्सा होते हैं। यदि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की प्रभावी चौड़ाई सहयोग के माध्यम से बढ़ती है और समानांतर मार्ग उपलब्ध होते हैं तो किसी एक बिंदु पर दबाव डालकर रणनीतिक लाभ लेने की संभावना कम होती है। यह बदलाव सैन्य संतुलन को स्थिर करता है। अब तीसरा आयाम कूटनीतिक संकेत का है।
यदि ढाका और नई दिल्ली इस स्तर का समन्वय स्थापित करते हैं तो यह दक्षिण एशिया में सहयोग आधारित सुरक्षा मॉडल का उदाहरण होगा। यह संदेश जाएगा कि क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान प्रतिस्पर्धा से नहीं बल्कि समन्वित अवसंरचना और पारस्परिक हितों से निकाला जा सकता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। किसी भी ट्रांजिट या सामरिक समझौते के लिए विस्तृत कानूनी ढांचा, स्पष्ट नियम, सीमा प्रबंधन प्रोटोकॉल और पारदर्शिता आवश्यक होगी। घरेलू राजनीतिक सहमति भी अनिवार्य है। बांग्लादेश में जनमत और विपक्षी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भारत में भी सुरक्षा एजेंसियों और नीति निर्माताओं को तकनीकी, लॉजिस्टिक और वित्तीय पक्षों का मूल्यांकन करना होगा। चीन के संदर्भ में यह विकास क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में नई परत जोड़ सकता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि दक्षिण एशिया में प्रतिस्पर्धा और सहयोग समानांतर चलते हैं। किसी भी देश के लिए दीर्घकालिक स्थिरता बहुपक्षीय संतुलन से आती है। यदि भारत और बांग्लादेश आर्थिक संपर्क, ऊर्जा ग्रिड, डिजिटल नेटवर्क और सीमा समन्वय को व्यापक ढांचे में जोड़ते हैं तो यह संतुलन और मजबूत होगा। उत्तर पूर्व के लिए यह संभावित परिवर्तन केवल भौगोलिक सुरक्षा नहीं बल्कि मानसिक दूरी को भी कम कर सकता है। जब संपर्क तेज, विश्वसनीय और सुरक्षित होता है तो निवेशक विश्वास बढ़ता है। बुनियादी ढांचे के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्र में भी विस्तार संभव है। ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पहाड़ी राज्यों तक आर्थिक गतिविधि का दायरा बढ़ सकता है। समग्र निष्कर्ष यह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उससे जुड़े संभावित विस्तार या वैकल्पिक मार्ग दक्षिण एशिया की रणनीतिक संरचना को पुनर्परिभाषित कर सकते हैं। यह बदलाव किसी एक बयान से नहीं बल्कि चरणबद्ध नीति, तकनीकी क्रियान्वयन और पारस्परिक विश्वास से साकार होगा। यदि प्रस्तावित ढांचा व्यवहार में उतरता है तो उत्तर पूर्व की कनेक्टिविटी बहुआयामी, सुरक्षित और दीर्घकालिक रूप से स्थिर हो सकती है। आने वाले महीनों में आधिकारिक घोषणाएं, समझौते और जमीनी परियोजनाएं तय करेंगी कि यह रणनीतिक रूपांतरण किस गति से आगे बढ़ता है। फिलहाल संकेत स्पष्ट हैं। दक्षिण एशिया में कनेक्टिविटी अब केवल विकास का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन का केंद्रीय स्तंभ बन चुकी है। अगर आपको यह विश्लेषण स्पष्ट और तथ्य आधारित लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि रणनीतिक मुद्दों की सही और सटीक जानकारी व्यापक दर्शकों तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।